नमस्ते, मैं ममता वदारा, व्याख्याता जीव विज्ञान, डाइट हनुमानगढ़। पिछले अध्याय में हमने सर्कुलेटरी या रक्त परिवहन संरचना के बारे में पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को आगे खींचते हुए हार्ट साउंड या हृदय की धड़कन और साथ में ही ईसीजी का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में आपके क्लियर था कि हृदय की संरचना में कितने आलिंद हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। जो दायां हिस्सा है उसकी तरफ अशुद्ध रक्त बहता है, जो बायां हिस्सा है उसमें कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध। जो दायां हिस्सा है वो अशुद्ध रक्त कहाँ से? ब्रेन से, यानी कि आपके मस्तिष्क से, हृदय के आसपास के अंगों से, इसी प्रकार से शरीर के निचले भागों से सारा का सारा अशुद्ध रक्त कहाँ इकट्ठा हो जाता है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से रक्त जो है वो दाएं निलय में, दाएं निलय से फुफ्फुस में, वहां जाकर के उसमें ऑक्सीजन मिलती है। अशुद्ध रक्त अब कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, इसीलिए इसको लाल रंग से दिखाया गया है। शुद्ध रक्त को कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहाँ डालती है इसको? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से बाएं निलय में, इसके माध्यम से ये होती है इसकी बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रियल वाल्व। और यहीं जब जैसे ही ये बायां निलय पूरा बढ़ जाता है तो एओर्टा या महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर को जो है वो शुद्ध रक्त सप्लाई हो जाता है। अब ये हार्ट साउंड या हृदय की धड़कन वो लब डब कैसे क्रिएट होती है? देखिए, जैसा ही दायां आलिंद अशुद्ध रक्त से और बायां आलिंद शुद्ध रक्त से भर जाता है, इन दोनों के आलिंद और निलय के बीच में जो कपाट पाए जाते हैं, दाएं साइड पे आपका ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, इसी प्रकार से बाईं तरफ मिट्रियल या बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। जैसे ही दोनों आलिंद बढ़ जाते हैं, प्रेशर क्रिएट होता है और सारा का सारा जो रक्त है वो किस में आ जाता है? अपने अपने दाएं निलय में और बाएं निलय में। अब यहाँ से जैसे ही पूरा का पूरा रक्त इसमें उड़ेल दिया जाता है तो ये दोनों वाल्व जो है वापस से बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये वाल्व कैसे हैं? वन वे, यानी कि इसमें रक्त वापस से उसी आलिंद में वापस नहीं जा सकता। जैसे ही ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तो हृदय का पहला साउंड कौन सा? लब क्रिएट होता है। इसी को हम S1 साउंड भी कहते हैं। इसके साथ में ही जैसे ही अशुद्ध रक्त से तो आपका दायां निलय और शुद्ध रक्त से बायां निलय पूरा बढ़ जाता है, उसके बाद में प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये अपना अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी या जो पल्मोनरी धमनी है उसके माध्यम से कहाँ पहुंचाएगी? फुफ्फुस में। उसके छोर पर भी अर्धचंद्राकार कपाट के वाल्व पाए जाते हैं और ऐसे ही जैसे बायां निलय पूरा शुद्ध रक्त से बढ़ जाता है तो ये अपना जैसा ही महाधमनी में रक्त उड़ेलता है तो उसके ओपनिंग या इसके शुरुआत में भी अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो ये सारा अशुद्ध रक्त इसमें पल्मोनरी धमनी में और अपना शुद्ध रक्त ये कहाँ? महाधमनी में उड़ेल देता है। और जैसे ही पूरा रक्त उड़ेल दिया जाता है तो ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं और बंद होने के साथ में ही हार्ट साउंड या हृदय की दूसरी ध्वनि डब, जिसे हम S2 कहते हैं, वो उत्पन्न होती है। तो आपको उम्मीद है लब और डब, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद होते हैं तो लब, और जब ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तो डब। ये तो बात थी आपके हृदय साउंड की या हृदय की धड़कन की। अब ये आलिंद कैसे संकुचित होते हैं और ये कैसे रिलैक्स होते हैं, फिर ये कैसे संकुचित होते हैं, ये कैसे रिलैक्स होते हैं। तो हार्ट के अंदर जो SA नोड है या जिसे हम पेस मेकर या साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, वो कहाँ स्थित है? दाएं आलिंद में। जैसा कि नाम से विदित है, ये जैसे ही भ्रूण का निर्माण होता है, शुरुआत के पहले महीने में ही ये अपना काम करना चालू कर देता है और तब से लेके जीवन पर्यंत मृत्यु तक ये बिना रुके निरंतर काम करती रहती है। ये ऐसी मांसपेशी है जो कभी थकती नहीं है। इस साइनो ऑरिकुलर नोड के अंदर स्वतः ही सेल्फ ऑटोनोमस है, ये खुद काम करती है। इसके अंदर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो फिर कहाँ आती हैं? AV नोड में, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड के अंदर। यहाँ से जो तरंगें हैं जैसे ही ये SA नोड से AV नोड में पहुँचती हैं, दोनों के दोनों आलिंद जो है वो संकुचित हो जाते हैं। ये जब संकुचित होंगे तो इनके सामने वाले निलय कैसे होंगे? विश्राम अवस्था में या रिलैक्स अवस्था के अंदर। ये जो तरंगे हैं AV नोड से आगे चल के बंडल ऑफ हिल्स के माध्यम से पुर्किंजे फाइबर्स जो दोनों ही निलयों के अंतिम छोर तक फैले हुए रहते हैं, तक ये संकुचन की जो तरंग है वो पहुंचा देते हैं। इसके साथ में ही अब आलिंद तो विश्राम अवस्था में आ जाते हैं और जो निलय हैं वो संकुचित अवस्था में आ जाते हैं। ये साइकिल जो है
संकुचन, विश्राम अवस्था, फिर इसकी संकुचन, फिर इसकी विश्राम अवस्था, इस प्रकार से चलती रहती है। तो संकुचन और विश्राम अवस्था का उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पहला टॉपिक था। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है ईसीजी या ईकेजी। ये जर्मन भाषा में और ये रशियन भाषा के अंदर ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब हृदय की स्टडी की जाती है तो उसमें ईसीजी ली जाती है। इस ईसीजी की स्थिति में 12 लीड आपके पूरे हार्ट के ऊपर इनको लगाई जाती है और इसके माध्यम से पूरी स्टडी की जाती है। तो जो हृदय की धड़कन है, जब कंप्यूटर के माध्यम से उसको आप देखते हैं तो आपको उसके अंदर पी, क्यू, आर, एस, ये 4 तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ये बीच वाली लाइन है जिसमें किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव नहीं है, जैसा कि नाम से क्लियर है। आइसो मतलब समान। इसके अंदर इलेक्ट्रिक या लाइट का जब तरंगे जाती हैं तो उसमें कोई भी प्रकार का संकुचन या विषम अवस्था उत्पन्न नहीं होती है। पहली जो अवस्था है वो है डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन। ये क्या है? पोलराइजेशन या ध्रुवण हम किसे कहते हैं? जब मांसपेशी के अंदर माइनस आयन, मांसपेशी के बाहर पॉजिटिव आयन उपस्थित होते हैं और -90 मिलीवोल्ट ये उसके अंदर जब अवस्था होती है तो उस मांसपेशी को आप क्या कहेंगे? ध्रुवित मांसपेशी। जब इसके अंदर आयनों का आदान प्रदान यानी कि माइनस बाहर की तरफ और पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ और -mv की जगह 20 mv तक ये अवस्था पहुंच जाती है तो इस पोलराइज्ड को हम कहते हैं डीपोलराइज्ड या ध्रुवित को कहते हैं अध्रुवित। और जब पुनः आयनों का एक्सचेंज होएगा प्लस बाहर माइनस अंदर तो इस डीपोलराइज्ड अवस्था किसके थ्रू? रीपोलराइज्ड अवस्था के थ्रू वापस से किसमें पहुंच जाती है? पोलराइज्ड या ध्रुवण अवस्था के अंदर। अब ध्रुवण अवस्था कैसे ये काम करती है देखते हैं। डीपोलराइजेशन यानी कि बाहर की तरफ माइनस आयन, अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन और वोल्ट कितना? प्लस का 20 MV। ये P के मध्य से लेकर के और Q पूरा और R के मध्य तक जो अवस्था है वो डीपोलराइजेशन की कहलाती है। इसके अंदर क्या होगा? जो मसल्स या जो मांसपेशियां भाग लेंगी उसमें बाहर की तरफ नेगेटिव आयन और अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन और वोल्ट देखें तो 20 MV। ये पूरी अवस्था आपको देखने के बाद में इसकी अवस्था इसी समय क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब संकुचन। एट्रियल ऊपर वाले दोनों आलिंदों का संकुचन, तो ये एट्रियल सिस्टोल है। इन दोनों का जब आपका संकुचन हो रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? डीपोलराइजेशन। जैसे ही ये अवस्था पूरी होगी इसके बाद में हमें जो देखने को मिलता है वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल बोले तो नीले और सिस्टोल बोले तो इनका संकुचन। वो कहां से कहां तक है? मध्य आर की अवस्था से लेकर के और टी पूरे तक। ये पूरी क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। इस पूरे ग्राफ के अंदर जो रीपोलराइजेशन की अवस्था दिखाता है वो है सिर्फ और सिर्फ टी। टी जो अवस्था है वो रीपोलराइजेशन की, वो कौन सी अवस्था है? जिसमें डीपोलराइज्ड या अध्रुवित मांसपेशियां किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? ध्रुवित मांसपेशियों के अंदर। ये ग्राफ था आपका। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। साइनस रिदम। साइनस रिदम कहां से क्रिएट हुआ है? SA नोड से। साइनस रिदम में सामान्यतः PQRST जब ये रेगुलरली राइट ऑर्डर में, बिल्कुल सतत रूप से राइट ऑर्डर में बह रहे हैं तो जो ग्राफ देखने को मिलता है वो 60 डिग्री से कम देखने को मिलता है। ऐसी अवस्था को हम कहते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया। किंतु जब ये अवस्था PQRST की सामान्य न होकर के 100 से ऊपर देखने को मिलती है तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं साइनस ट्रैकीकार्डिया। और PEA पोस्ट इलेक्ट्रिक अरेस्ट, किसी भी अवस्था के कारण या किसी भी कारण जब हृदय संकुचन और विश्राम की अवस्था को खो देता है तो एक तरह से अरेस्ट यानी कि विश्राम अवस्था में आ जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? PEA पोस्ट इलेक्ट्रिक अरेस्ट। और इस अवस्था में हृदय जो है वो काम करना बंद कर देता है। उम्मीद है आपको हार्ट साउंड और उसी के साथ के अंदर ये संकुचन और रिलैक्सेशन साथ में ECG समझ में आया होगा। धन्यवाद।